तो डेमोक्रेसी मजबूत कहाँ हो रही है, कमजोर हो रही है ना। दूसरे देशों का भी यही हाल है भाई पाकिस्तान का बुरा हाल है तो तुम हिंदुस्तान में कड़ाई थोड़ी कर लोगे। 702 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की मिसाइल बना रहे हैं। तुम यहां अभी कब्र खोद रहे हो कि इसमें अकबर निकलेगा, इसमें बिरबल निकलेगा, इसमें औरंगजेब निकलेगा। तुम कब्र खोदते फिर रहे हो। तुम ये कह रहे थे हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तुम अभी सांता क्लॉज की दाढ़ी पाड़ने में लगे हुए हो। आप वो तो गलतफहमी के शिकार हैं मेरे भाई। सरकार का एजेंडा चला रहे हो। अरे देश के लोगों से बीजेपी चले तो ऐतराज ही कहाँ है? फिर तो कांग्रेस चले जो बीजेपी चले, सीपीएम चले जो बीजेपी चले। अरे एजेंडे से चल रहे हैं, एक से दो ही आदमी चला रहे हैं, दो ही नहीं मैं तो कह रहा हूं एक। इसलिए लड़ाई जारी है और ऐसी मजबूत लड़ाई लड़ेंगे लोग, आप देखते रह जाओ। भाई जी 2 साल में हमारी सरकार की तो मानो कोई बात शोर की लगी हो नहीं। मार तो मुख्यमंत्री तार खाओ को उठान, मान लो मुख्यमंत्री तुम्हारे टिप्पा, एक दिन में एक मालिक का विज्ञापन बंद कर देना सरकार, तो अगले दिन वो टीवी के लोग भी जनता में अपने व्यू बढ़ाने के लिए बख्यू दे दें सरकार की। अगर जियो पॉलिटिक्स की बात करें उसमें तो स्ट्रांग हुआ है भारत। जो एथेनॉल फैक्ट्री की इंडिया में ज़रूरत है, मतलब एथेनॉल मिक्सिंग की, ब्लेंडिंग की ज़रूरत है। भाई मैं इस मामले में एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो जिस मामले का मुझे पता नहीं मैं उस पर ज्ञान नहीं बांट सकता। मोदी के लोग ये कह रहे थे कि मोदी जो कह करता है वापिस नहीं होता। लोगों ने पोरली बना के मोदी के माथे पर मार दी किसानों ने। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं गल्ला ते गुफ्तगू चैनल पर। आज हम लोग आए हैं भादरा। हमारे साथ बैठे हैं पूर्व विधायक बलवान सिंह पूनिया जी, जो कि किसान की, मजदूर की, माइनॉरिटी की बात करते हैं। आज हम लोग इनसे रूबरू होएंगे, साथ में इनकी कामरेड लाइफ के बारे में जानेंगे। साथ में हम जानेंगे कि कैसे इन्होंने इतना संघर्ष करके इस एरिया के लिए इतना कुछ किया है। तो स्टार्ट करते हैं। आपका स्वागत है सर। नमस्कार। सबसे पहले सर, आपने जो पॉलिटिकल लाइफ ज्वाइन की, तो पहले पॉलिटिकल लाइफ ज्वाइन करी थी या पहले आपने एक कम्युनिस्टवाद के साथ में अपना स्टार्ट किया था? नहीं, मैं छात्र राजनीति से आया हूँ जी। छात्र राजनीति में सबसे पहले छात्र संघ का जो चुनाव लड़ा वो मैंने निर्दलीय लड़ा था। उस समय हनुमानगढ़ में कोई संगठन थे नहीं। ठीक है। पहला छात्र संघ का चुनाव थोड़े से वोटों से मैं महासचिव का चुनाव हार गया था जी। उसके बाद हमने एसएफआई संगठन में एंट्री करी। राइट सर। और एसएफआई हनुमानगढ़ में कई साल के गैप के बाद वापस स्टार्ट करने का काम हमने करा। तो मैं एसएफआई का सम्मेलन हुआ तो उसमें जिला अध्यक्ष चुना गया। ठीक है सर। 2 साल एसएफआई में काम करने के बाद फिर कम्युनिस्ट पार्टी का प्राथमिक मेंबर बना। जी सर, ये सोच कैसे कि भी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में ज्वाइन करना आपने, ये कैसे? जब हमने वहाँ आंदोलन देखे तो कॉमरेड सोपत सिंह, हेतराम बेनीवाल जी, उनके नेतृत्व में बड़े बड़े किसान आंदोलन, मजदूरों के आंदोलन होते थे जी। हम क्रांतिकारी विचारधारा के थे जी। तो उनसे विचारधारा मेल खाई जी। और हमने ये कठिन रास्ता चुना। बहुत कठिन। ये कठिन रास्ता इसलिए चुना कि जीवन में अगर परेशानी भी आए तो जो आम जनता की समस्याएं उनसे बड़ी कोई पॉलिटिकली परेशानी नहीं हो सकती। बिल्कुल सर। आम जनता जो परेशानियों का सामना कर रही है जी, उन परेशानियों को मुद्दा बना करके, हथियार बना करके उस राजनीति को मजबूत करें जो राजनीति जनता के पक्ष की हो। बिल्कुल। ये काम अब तक लगातार 25 साल हमने करा है। बहुत बढ़िया सर। सर, जो कम्युनिस्टवाद है तो वो कैपिटलिज्म के पूरा खिलाफ है या जो आजकल जो स्ट्रक्चरल कैपिटलिज्म है उसके साथ में है? नहीं, बड़ा टफ सवाल है। मार्क्सवाद बहुत बड़ी चीज थ्योरी है, उससे ये आप समझ सकते हो। बिल्कुल। पूंजीवाद और कम्युनिज्म, राइट, दोनों अलग अलग चीजें हैं। राइट सर। कम्युनिज्म का सीधा सा सूत्र अगर आप एक लाइन में पूछोगे आसान भाषा में, जी, क्षमता इतना काम, जरूरत इतना दाम। बिल्कुल सर। ये थ्योरी पूरी सोसाइटी की हो मतलब कि तब कम्युनिज्म होता है। बिल्कुल सर। पूंजीवाद में जिसके पास पूंजी है वो और पूंजी को बड़ी करता जाएगा। बिल्कुल सर। उसमें न तो श्रम की यानी मेहनत की कोई वैल्यू है जी,
और ना ही क्षमता कोई देखता है। बिल्कुल सर। जिसके पास पूंजी है, पूंजी से बड़ी पूंजी इकट्ठी करेगा। जी। ये बुनियादी फर्क है। जो पूंजीवाद है, जैसे कि टाटा का है, इन्फोसिस का है, उन लोगों ने अपनी जो कमाई करी, उन्होंने पूंजीवाद बनाया, लेकिन उन्होंने जो अपने मजदूर थे, उनके वर्कर थे, उन लोगों के अभी साथ दिया। पीएफ, ईएसआई, जो उन लोगों के बेनिफिट्स है, वेलफेयर स्कीम्स है, ईसॉप्स देना है, और एक तरफ दूसरा जो अनस्ट्रक्चरल मजदूर है, उसके साथ में कोई भी नहीं खड़ा हुआ। तो आप उसका साथ दे रहे हो कि भाई वैसा कैपिटलिज्म हो तो ठीक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। न तो टाटा ने राजी होकर के कुछ दिया जी। न इन्फोसिस ने राजी होकर के कुछ दिया। जी। ये देश में कानून बने हुए थे। ये कानून लोगों ने, दुनिया के मजदूरों ने, जी। दुनिया के विभिन्न देशों में जी। मजदूर हितों में कानून बनवाए। जहाँ जहाँ मजदूरों की क्रांति हुई, हिंदुस्तान में भी अंग्रेजों के ज़माने से लोग लड़ रहे हैं। जी। आज़ादी के बाद कई कानून बने। बिल्कुल। तो ये कानून देते हैं, संगठित क्षेत्र का जो मजदूर है उसको हक देते हैं, असंगठित क्षेत्र का जो मजदूर है उसको हक देते हैं। संगठित क्षेत्र के मजदूर है वो तो उस कानून को लागू करवा लेते हैं। बिल्कुल। असंगठित क्षेत्र का जो मजदूर है उसको कुछ नहीं मिलता। वो इसलिए नहीं मिलता, अनसेफ इसलिए है क्योंकि उसकी कोई यूनिटी नहीं है। बिल्कुल। इसलिए वो अनसेफ है। तो मैं पर्टिकुलर इस बात में कोई क्रिमिलेयर नहीं कर सकता कि हम इसकी लड़ रहे हैं, इसकी नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, आप तो एक लाठी से आंको इस बात को कि देश और दुनिया में मजदूर जब जब खड़े हुए, मजदूरों ने क्रांति करी तो उनके हित के फैसले हुए। जहाँ जहाँ मजदूर मूवमेंट कमजोर हुआ या जहाँ पूंजीवाद हावी हुआ, जैसे आज आपके हिंदुस्तान में हो रहा है, जी। हमारे हिंदुस्तान में आज ये स्थिति है कि मजदूरों के विरुद्ध 4 लेबर कोड बिल आए हैं। वो बिल ऐसा है कि जब मिल मालिक चाहेगा मजदूर को भगा देगा, उसको संगठन बनाने का अधिकार नहीं है, उसके कई सारे अधिकार उन्होंने छीन लिए। तो ये जहाँ जहाँ पूंजीवादियों की बड़ी ताकत के मेजोरिटी के साथ सरकारें आई, वहाँ उन्होंने मजदूरों को हमेशा कुचला है, किसानों को हमेशा कुचला है। तो ये स्थिति है। इसमें अपने एक कंपनी को कोई, एक पार्टी को कोई अपने ये नहीं कह सकते कि इसने बहुत अच्छा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो मार्क्सवाद है, आप मार्क्सवाद की बात कर रहे हो, जो मार्क्सवाद है वो युवा पीढ़ी तक कैसे पहुंच रहा है? क्योंकि अब सारा युवा पीढ़ी रील स्क्रॉल करने में बैठा है, कोई ऐसे कामों में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा कि भी हमने जो वैल्यू एडिशन करी है कंपनी की या किसी भी काम में, तो उसका हमें हक मिले। उसके ऊपर हम लोग, जैसे जो कम्युनिज्म है, वो कैसे उन लोगों को प्रभावित कर सकता है? उन लोगों को कैसे आप टारगेट कर रहे हो? नहीं, बहुत मुश्किल काम है युवा को ये बात समझाना कि तेरा कोई हक लूट रहा है। बिल्कुल। उससे बेहतर है किसान ज़्यादा लामबंद होते हैं। बिल्कुल। मजदूर ज़्यादा लामबंद होते हैं। जी। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं देखूं तो बहुत सारे युवा साथी भगत सिंह को भी नहीं पढ़ते। बिल्कुल। बहुत सारे युवा साथी वो जानने की कोशिश भी नहीं करते कि देश और दुनिया में हम क्या हैं। बिल्कुल सर। देश और दुनिया में हमारा अस्तित्व क्या है। बिल्कुल। हमारे प्रिजन किस बैकग्राउंड से हैं या हम किस बैकग्राउंड से हैं और हम किसके हथियार बने हुए हैं। आज जिस तरीके से परसों क्रिसमस था, बिल्कुल, और आपने देखा होगा कि एक युवाओं का टोला छत्तीसगढ़ में सांता क्लॉज को तोड़ रहा है, उसके कपड़े फाड़ रहा है, मॉल में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो जिस विचारधारा के हैं, दूसरी तरफ उनकी विचारधारा के उनके गुरु वो पोप और पादरी के पास खड़े हैं। बिल्कुल। तो ये युवा इस बात का भी पता नहीं लगा पा रहा कि हम किसके टूल बनते जा रहे हैं। मैं युवा साथियों से ये अपील करता हूँ और आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी करना चाहता हूँ कि आप कम्युनिस्ट मत बनिए। चाहिए, इतना आसान नहीं है कम्युनिस्ट बनना, लेकिन आप ये तो ज़रूर बनिए कि हमारा हक की खुशहाली कौन लूट रहा है। बिल्कुल। आपने देखा है, युवा ने देखा है कि जिस दिन जियो आया, जियो दे धनाधन फ्री आया, आज जियो लोगों को लूट रहा है। बिल्कुल। एक कंपनी है जियो और उसी का मालिक है जिसने पूरे हिंदुस्तान के बीएसएनएल के टावरों पर अपना नेटवर्क लगा करके बीएसएनएल को 5 रुपए भाड़ा नहीं दिया और कमाई कर रहा है। और कमाई नहीं, लाखों करोड़ में कमाई कर रहा है। तो ये युवाओं को जानने की जरूरत है कि आखिर जो नए नए काम पैदा हो रहे हैं, नई यूनिटें फैक्ट्रियों की लग रही हैं, वो मतलब ये समझ लो बोनलेस, यानी बिना हार्ड फसली के आदमी के बिना सिर्फ कंप्यूटर या मशीनरियों से काम बढ़ रहे हैं। आपके टूल्स
जो जिसका नितिन गडकरी सारे दिन बैठ के प्रचार करता है, हमने सड़कें अच्छी बना दी, सड़कें अच्छी बना दी, उस पर जो टोल नाके लगे हुए हैं, टोल विदाउट मैन टोल लगे जा रहे हैं, कंप्यूटर से सब कुछ हो रहा है। कोई ऐसा सोर्स नहीं बचा जहां रोजगार पैदा किया जा सके। वो सारे सोर्स हैं वो बड़े पूंजीपति के हाथ में जा रहे हैं, और बड़े पूंजीपति के हाथ में जाते हुए और कुछ लोगों की मुट्ठी में सारा सामान आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में युवाओं को जानना चाहिए कि दो विचारधाराएं, एक पूंजीवाद, एक कम्युनिज्म, तो क्या बेस्ट है, लोगों के भविष्य के लिए क्या बेस्ट है, शिक्षा की, चिकित्सा की, लोगों के हक की बात कौन करता है। और लोगों को पूंजीवादी लोगों को दूसरी बातों पर ले जाएंगे, जाति पर, धर्म पर, उन चीज़ों पर ले जाएंगे। तो चीज़ों को तुलनात्मक कंपेरेटिव नौजवानों को देखना चाहिए। सर आपने वो क्रिसमस वाली बात बताई हमें, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आजकल राजनीति में धर्म ही जरूरी हो गया है? क्या धर्म की राजनीति हो गई है? नहीं, धर्म का राजनीति का कोई मेल नहीं है। लोग अपने स्वार्थ के चल रहा है, लोग अपने स्वार्थ के लिए गठबंध कर रहे हैं और नहीं करना चाहिए। धर्म और जाति राजनीति में गठबंध का मतलब ही तो पूंजीवादी लोग स्वाद ले रहे हैं। लोगों को जाति धर्म में ढकेल दिया, नौजवान उसकी तरफ चले गए, वो पीछे से सारा माल लूट के खा रहे हैं। क्या आपके लिए महत्व रखता है धर्म? नहीं, राजनीति में मेरे लिए धर्म और जाति कभी महत्व नहीं रखा। आपके लिए सब समांतर है? नहीं, ये देश का लोकतंत्र कह रहा है, ये बात संविधान कह रहा है देश का, मेरे लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए। देश का संविधान कह रहा है, कोई इसको फॉलो करता है, कोई इसको फॉलो नहीं करता। जिसको फायदा मिलता है, जाति धर्म की पॉलिटिक्स आसान होती है, वो कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे जाति, हम मुद्दों की पॉलिटिक्स करते हैं। सर जो देश का संविधान है, जब हम लोग अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने तक ही है या बाकी लोगों में भी डेमोक्रेसी जिंदा है अभी भी हमारे भारतवर्ष? आप देख रहे हो ना, कहाँ है डेमोक्रेसी, वोट भी कहाँ है। चुनाव के समय अभी बिहार में हुआ है चुनाव के समय आचार संहिता थी, आचार संहिता के भीतर 10-10 हज़ार खातों में आए, चुनाव प्रभावित हो रहे हैं। नाम की डेमोक्रेसी बची है। चुनाव आयोग एक तरफा खड़ा होकर के एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की पैरवी कर रहा है। पहले होता था कि सब नियम चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे आपके हाथ से, जैसे कुएं में से रस्सी छूट करके बाल्टी नीचे गिर जाती है, वैसे चीज़ें नीचे गिर रही हैं। पहले होता था नेता प्रतिपक्ष और देश का नेता यानी प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के जज तीनों मिलकर के तय करते थे कि फलाना चुनाव आयोग का मुखिया होगा, और वो उसकी कोई पार्टी नहीं होती थी चुनाव आयोग के मुखिया की। आज वो नियम ही चेंज कर दिया। नेता प्रतिपक्ष को कुछ पूछेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट के जज को बाहर कर दिया। अब जो मुख्य चुनाव आयोग चुनना है वो अपने हिसाब से चुनते हैं, तो वो पक्ष करता है। मैं चुनाव लड़े हैं 4, मैंने इस चुनाव में देखा चुनाव आयोग पूरा भेदभाव करता है। यानी कि जो डेमोक्रेसी है, हम लोग अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो अगर हम लोग किसी चीज़ को प्रस्तुत करें तो उसमें भी डेमोक्रेसी है नहीं अभी। देखो, बात डेमोक्रेसी तब होती है सर जब लोगों को समान अवसर मिले। लोगों को समान अवसर मिले, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बीमा क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, काम में, उद्योग में लोगों को समान अवसर नहीं मिल रहे हैं। लोगों को मतलब इस देश के हर नागरिक को समान अवसर नहीं मिल रहे हैं। लोग आज भी ये मांग कर रहे हैं, हिंदुस्तान का इतना मैच्योर हो जाना चाहिए था डेमोक्रेसी, आज भी लोग ये मांग कर रहे हैं कि साहब हमारे फलां जाति के आयोग की मीटिंग करिए और हमें सुनिए। आज लोगों ने मांग करी है कि साहब जाति वाइज जनगणना करवाइए ताकि पता चले कि माल किसके पास है, देश की बड़ी संपदा किसके पास है, देश का खुशहाली कौन लूट के ले जा रहा है। तो डेमोक्रेसी में जो होना चाहिए था कि लोगों को अवसर और ज़्यादा मिलने चाहिए थे, वो अवसर वो धीरे धीरे वापस सिकुड़ रहे हैं। जो सत्ता का केंद्रीकरण होता था उसको हटा करके लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ करके सत्ता के विकेंद्रीकरण तक लेके गए, वो वापस विकेंद्रीकरण केंद्रीकरण में बदल रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी खतरे में है। इसका एक जोरदार नमूना आप ये भी देख सकते हैं, अगर आप पब्लिक में खड़े हो जाएंगे और पब्लिक में खड़ा होकर के, जहाँ सोशल मीडिया का ज़माना है, जहाँ लोग टीवी देख करके धारणा बनाते हैं, वहाँ पब्लिक में खड़े होकर के आप ये कहोगे कि इस देश के 5 केंद्र के मंत्रियों के नाम गिना दो, तो आम आदमी क्या 90-95% लोग गिना नहीं पाएंगे, क्योंकि केंद्र में सारी जो धुरी है
वो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर घूम रही है। बाकी कोई मंत्री पावर में नहीं है, बाकी कोई लाइमलाइट में नहीं है। इसलिए नहीं है कि सब के सब डिपार्टमेंट, सब की सब फाइलें एक आदमी के पास, दो आदमियों के पास जा रही हैं, वही देश को चला रहे हैं। तो चीज़ें जो और ज़्यादा नीचे तक जानी चाहिए थी, गांव के गरीब तक जानी चाहिए थी, शहर के गरीब तक जानी चाहिए थी, नीचे तक अफसर पावरफुल होने चाहिए थे, वो चीज़ न होकर के बहुत तेजी के साथ सत्ता का वापस विकेंद्रीकरण हो रहा है। इस पिछले गए 11 साल में और ज़्यादा विकेंद्रीकरण हुआ है। जो प्रोटेस्ट करना है वो हमारा डेमोक्रेटिकल राइट है, लेकिन आज प्रोटेस्ट करना एक क्राइम हो रखा है। अभी टीबी वाले आंदोलन के अंदर अगर बात करें हम लोग, या कहीं भी बात करें, प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना एक क्राइम हो रखा है सरकार के लिए। नहीं, सरकार हर प्रोटेस्ट को दबाना चाहती है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, लोकतंत्र इसीलिए खतरे में। जो सवाल करेगा वो सरकार को दुश्मन लगता है, एंटी नेशनल। हाँ, दुश्मन लगता है। उसको लेकर के वो कई नामों से नवाजते हैं। एंटी नेशनल से नवाजते हैं, अर्बन टेररिस्ट, अर्बन नक्सली से नवाजते हैं, टेररिस्ट से नवाजते हैं, पाकिस्तान जाने की कह देते हैं। किसानों का जैसे आंदोलन था, बड़ा आंदोलन, जिसमें ये कहा कि ये तो पाकिस्तान की इशारे पर हो रहा है, ये नक्सली हैं और ये खालिस्तानी हैं। ये नाम जब डेमोक्रेसी में देश का एक ऐसा वर्ग जो प्रोडक्शन करता है, जिसका पकाया हुआ, जिसका पैदा किया हुआ तुम खा रहे हो, और उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल जब कोई करे तो बड़ी दुख की बात होती है। ये लगता है कि देश के लोकतंत्र किधर जा रहा है। जो हमारे बिल थे, एक कृषि बिल थे जो, तो वो बिल तो देश हित में थे या नहीं? ये किसने कहा? नहीं, मैं आपसे देश हित में होते तो लोग क्यों 750 लोग कुर्बानी देते? क्यों लोग सड़कों पर पड़े रहते? क्यों लोग इतनी लंबी लड़ाई लड़ते? देश हित में नहीं थे। उससे तो बाजार, जो खेती का बाजार है ना, वो सब कुछ और जल्दी चला जाता। हालांकि अभी कौन सा रुक थोड़ी गया, लेकिन वो डायरेक्ट उनको सीधी खुली नहीं मिली, क्योंकि वो तीनों बिल रोल बैक हो गए, तो उनको खुली नहीं मिली। नहीं तो वो तीनों बिल अगर रह जाते तो इतना बड़ा किसान के लिए सेटबैक हो जाता कि अब तक अडानी के लोगों खेतों पर कब्जा कर लेता। अभी भी क्या है, प्रोडक्शन पर किसान रो रहा है सरकारी रेट पर तुलवाने के लिए, लेकिन वही चीज़ जब वापस बाज़ार में पलट के आती है तो दुगने तिगुने दामों पर मिलती है। तो यही तो था उन बिलों में कि मंडी पर वो कब्जा कर लेते, ज़मीनों पर वो कब्जा कर लेते, उनका कब्जा हो जाता बाज़ार पर, खुले में लोगों की दुर्गति होती। आज भी सरकार ने वो बिल तो किसानों के दबाव में वापस ले लिए, लेकिन एमएसपी पर खरीद के लिए लोग लड़ रहे हैं, जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। सरकार आंदोलनों को कुचलती है, सुनती नहीं है, वार्ता नहीं करती है। जहाँ ताकत है तो वार्ता करेगी, जहाँ लोग मजबूती से लड़ देंगे वार्ता करेगी नहीं। सरकार के अफसर ये कह देते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, हाथ खड़े कर देते हैं। हमने ऐसा दौर नहीं देखा। हमने 25 साल पहले जब राजनीति में आए, 100 आदमी धरने पर बैठ जाते तो सरकार के हाथ पांव फूल जाते और ये चर्चा होता कि आज फलानी जगह किसानों का धरना है, नौजवानों का धरना है, विद्यार्थियों का धरना है, सरकार सीरियस होती, बात करती। आज ऐसी चीज़ नहीं है। आज हर आवाज़ को वो कुचल देना चाहते हैं। तो आपका कहने का मतलब कांग्रेस सुनती थी थोड़ा? नहीं, जो 25 साल पहले कहाँ बची थी कांग्रेस? किसी स्टेट में थी, किसी में नहीं थी। 25 साल पहले, 20 साल पहले की मैं बात करूं तो चाहे ये इनकी राज्य की प्रथम गवर्नमेंट बनी थी, उसमें भी ये दौर थोड़ी था जो दौर आज है। उस समय देश के बहुत सारे हिस्सों में तीसरे दलों की सरकारें बन गई थी, पर ये दौर थोड़ी था जो आज है। अकेली कांग्रेस की बात नहीं है, दौर ऐसा नहीं था। 20 साल पहले जब रावड़ा गढ़साना आंदोलन था, वसुंधरा ने सुना नहीं, गोलियां चलाई तो किसान मजबूती से लड़े। उसी सरकार ने किसानों को शहीद का दर्जा भी दिया, किसानों को पैकेज दिया, किसानों ने कहा वैसे पानी चलाया। सुनी, वो कहते हैं ना, कहावत है ना, सुनी देर से सुनी, सादत के बाद सुनी, पर सुनी तो सही। आज तो वो स्थिति भी नहीं, आज तो किसी के पास ये भी स्थिति नहीं है। देखो, जो बात मैं बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आज कोई स्टेट में ऐसा आदमी नहीं है जो अपने पर ले ले कि मैं जनता के इस हिस्से की बात मैं माननीय प्रधानमंत्री से बात करके ठीक कर दूंगा, या फिर मैं मुख्यमंत्री से बात करके ठीक कर दूंगा। एक दूसरे के पीछे इसलिए छुप रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री भी पावरफुल नहीं है। मुख्यमंत्री को भी फैसले दिल्ली से सुनने पड़ते हैं, दिल्ली जैसा चाहती है वैसे फैसले करने पड़ते हैं। दिल्ली ने तो अभी ताज़ा कांड करा है राजस्थान में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। ये जो सारे के सारे CHC
उप जिला अस्पताल, जिला अस्पताल और जो SMS जैसे सरकारी बड़े अस्पताल हैं, उन सब में अभी एक दिल्ली की कंपनी को ठेका दिया है, रियल नाम की कंपनी को। उसके सारी जगह स्टॉलें लगनी है, कैंटीन। वो पूरे के पूरे स्टेट में एक कंपनी की कैंटीन लगेगी, तो पहले एक कंपनी की कैंटीन लगेगी। और हॉस्पिटल जैसी महत्वपूर्ण जगह में इतनी सस्ती उनको जगह मिलेगी, आप सोच के दंग रहे। 118 रुपये में जगह मिलेगी महीने में, जहाँ PWD ने कई जगह तो 50-50 हजार रुपये, 1-1 लाख रुपए भाड़ा बताया महीने का। इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं। जहाँ बाजार में जो मेरी जो बात है वो ये है कि पूरा बाजार ये बड़े पूंजीपति को लुटवा देना चाहते हैं। नुकसान किसको होगा? नुकसान वो होगा जो आज चाय की छोटी सी स्टॉल कर रहा है किसी हॉस्पिटल में, कोई समोसे बेच रहा है, कोई वहाँ फल फ्रूट की सब्जी लगा रहा है। वो सब एक जाजम के नीचे, एक छत के नीचे, एक जगह एक कैंटीन के रूप में आ जाएंगे। जूस से लेकर के चाय तक, फ्रूट से लेकर के नाश्ते तक, तलिए से लेकर के उनके खाने तक एक जना देगा और उसका मालिक दिल्ली होगा। तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन को सेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है, बिल्कुल ये खतरनाक है। लेकिन उसके लिए जैसे CAG है, ऑडिट है, पहले कोटेशन है, ये सब चीज़ें एक प्रोसीजरल चीज़ें हैं, वो भी हुई होगी। कहाँ दिख रही हैं आपको? कहाँ दिख रही है आपको? ये मुझे CAG जो CAG ये कहती थी, कैग ये कहती थी कि देश में ये घोटाला हो गया, ये घोटाला हो गया, 36,000 करोड़ का हो गया, फलाना हो गया। उसमें UPA सेकंड सरकार को जो CAG ने बदनाम करा, उसी CAG ने बाद में ये कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वही CAG पिछले 11 साल से मुंह के पट्टी बांधे बैठी है, मुंह के पट्टी बांधी बैठी है। मैंने जो ये बताया ये तथ्यात्मक बात है। आप 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक राजस्थान का अध्ययन कर लेना, फिर किसी CAG में भेज देना शिकायत, अगर उसकी कोई जांच कर ले। या तो जो नजर कर रहा है वही थुतकारे गाल रहा है भाई। अब आप कह रहे हो कि जुडिशरी, CAG सब कंट्रोल में है। जुडिशरी का मैं नहीं कह रहा अभी कि कंट्रोल में है, पर जुडिशरी ज़्यादा खुली भी तो नहीं है। अरावली को लेकर के सरकार ने जैसा एफिडेविट दिया, जुडिशरी आज से पहले नहीं करते थे ऐसा काम। मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूँ, एक बार पुनर्विचार करें उस फैसले पर। सरकार तो कुछ भी एफिडेविट दे देगी। सरकार तो ये भूमाफियों की, पूंजीपतियों की, दलालों की सरकार है। ये तो इन्वायरमेंट को खत्म करा देगी। तो जिस जुडिशरी ने ये फैसला दिया है वो पुनर्विचार करें इस पर। ये जनता की भावना है। मैं नहीं कह रहा जुडिशरी किसी के दबाव में, लेकिन बहुत सारे फैसले ऐसे आते हैं जिससे लोगों को हैरानी होती है कि आपने सरकार की में आके से लगा दी। तो आम आदमी ने भी रिट डाली होगी सर इस केस के अंदर। जब 2002 में ऐसे कोई एफिडेविट दिए गए थे, जुडिशरी ने यूं भगा के मारे उनको। क्या लेके आए हो? खत्म करना चाहते हो पर्यावरण को? आज वही जुडिशरी जब सरकार के एफिडेविट को स्वीकार कर ले, तो आम आदमी के पास रिट पिटीशन है कि नहीं है? आम आदमी के पास सड़क है, लोग लड़ेंगे। आम आदमी को ये जन चेतना जरूर होनी चाहिए कि भाई हमारा हक क्या है। हाँ, लोग लड़ेंगे, मैं कह रहा हूँ आपको। सर जो ये TB का प्रोटेस्ट है, इसके बारे में बताइए। आपका योगदान काफ़ी रहा उसके अंदर। आपने बोला हुण लालो फैक्ट्री, वो बड़ा फेमस हुआ, मैंने देखा था। हुण तो लाला फैक्ट्री। हाँ। वो तो ये TB में 16 महीने से लोग लड़ाई लड़ रहे थे इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ। जी, लोग फैक्ट्री के खिलाफ थे ही नहीं। बिल्कुल। जो मूल था वहाँ का, जिसमें हम गए और हमने जिस बात को सपोर्ट करा, हम फैक्ट्री के खिलाफ थे ही नहीं। बिल्कुल। हम तो थे, फैक्ट्री ने जो जगह चूज करी वो गलत थी। ठीक है। वो उपजाऊ जमीन में लगा ली उन्होंने। उस सर बंजर जमीन में वो लगाते तो अच्छा लगता। उन्होंने उपजाऊ जमीन में लगा ली, लेकिन उसके लिए उपजाऊ जमीन, और उसके बाद वहाँ पानी चाहिए ना। पानी के लिए उन्होंने मोगा लिया था ना IGNP से, लेकिन वो जमीन का पानी दोहन करना चाहते थे और वही गंदा पानी वापस जमीन में टिकाना चाहते थे। इस बात के खिलाफ लोग खड़े हो गए, लोग मजबूती से लड़े। तो उन्होंने इथेनॉल को भागना पड़ा है। क्लियरेंस तो लिया ही होगा पहले, उससे पहले उन्होंने सब कुछ लिया होगा, लोगों से नहीं लिया ना, लोग नहीं मानते ना। तो उस टाइम अशोक गहलोत की सरकार थी जब इन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने MOU करा। MOU करा तो ये कोई जगह तय नहीं करी कि यहाँ लगाएंगे। और एक बात और बताऊँ मैं आपको, क्या हो गया अशोक गहलोत की सरकार ने वो MOU कर दिया तो अशोक की तो सरकार चली गई, दूसरों की सरकार आई हुए 2 साल हो गए।
2 साल तक वहाँ खेती होती रही। अब काम शुरू करा है उन्होंने, काम शुरू करा तब जनता को पता चला। अब अशोक गहलोत की सरकार वालों को लड़ने का हक नहीं है क्या? बिल्कुल है। एक बात, मेरे यहाँ फैक्ट्री लगी है बायो एनर्जी की, हमें ये बताया गया जैसा उनको टीबी वालों को बताया जा रहा था क्या रोजगार मिलेगा, मिला है रोजगार। उसमें अभी सफ़ेद धुआं आ रहा है। जिस दिन काला धुआं आना शुरू हो जाएगा वो हमारे लोगों के फेफड़ों में जमना शुरू हो जाएगा। हम विरोध नहीं करेंगे क्या? हमने विरोध के हक सरेंडर थोड़ी कर दिए। हमें ये बताया गया कि इससे प्रदूषण नहीं होगा, और जिस दिन प्रदूषण होगा उस दिन हम लड़ेंगे क्यों नहीं? हमने कौन सा उसको ये कह दिया कि तू आजीवन लगा ली इस चिमनी में से काला काला धुआं निकालता रहियो, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम लड़ेंगे जैसे टीबी में लड़े, यहाँ भी लड़ेंगे। लेकिन टीबी वाले की तो इससे बड़ी पंचायती है। किसको पता था इथेनॉल फैक्ट्रियां पूरे इलाके में थी नहीं? इथेनॉल फैक्ट्री में पानी इस्तेमाल होगा, जमीन से पानी सोचेंगे और फिर वापस जमीन में डालेंगे। इस बात का तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस क्षेत्र के लोगों ने पता करा पंजाब में जाकर के, तब उन्होंने जनमानस तक ये बात पहुंचाई, तब आंदोलन खड़ा हुआ। एक दिन में स्वतः स्फूर्त को इतना बड़ा आंदोलन थोड़ी खड़ा हो जाता है। 16 महीने का आंदोलन था, तो लोगों को पता चला, जागे तभी सवेरा। लोग खड़े हुए लोगों ने हमें बुलाया, हम गए और हमने बिल्कुल कहा कि जो तुम करना चाहते हो ये काम इस इलाके के लिए गैर जरूरी है और इसको हम यहाँ नहीं करना। सर, जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ उसके अंदर काफ़ी एफआईआर भी दर्ज हुई, तो उसके लिए आपका क्या रोड मैप है कि भाई बड़े सारे लोगों पे, आम आदमियों पे, जो लोग वहाँ पे आंदोलनकारी थे उनके ऊपर भी काफ़ी एफआईआर दर्ज हुई प्रशासन के द्वारा, उसमें किस चीज़ का फेलियर था? जो आंदोलन चला उस आंदोलन में मेरे पर भी एफआईआर है। हाँ। 1 नंबर पर नाम जो सरकारी मुकदमा है, 1 नंबर पर नाम जब भी मैंने पूछा आपसे, मेरे पर भी एफआईआर है। उन्होंने 107 लोगों पर एफआईआर करी है सरकार ने। काफ़ी लोगों को अन्य में वो सारे लोग ले लेंगे जो फैक्ट्री मालिक को, इसी के खिलाफ तो आंदोलन दोबारा था ना भाई। एक तो फैक्ट्री का एमओयू निरस्त करो और एक ये मुकदमे वापस लो। तो अभी सरकार ने कहा है कि मुकदमों को वापस लेने की प्रोसेस शुरू करी जाएगी, CID-CB में जांच दी है। लड़ाई लंबी चलेगी और इसके एमओयू, हालांकि अभी कह रहे हैं कि लाला जी ने सेठ के, फैक्ट्री के सेठ ने लिख के दे दिया, वो मैंने कागज़ देखा भी है, लेकिन अभी तक ऑथराइज रूप से वो कागज़ जारी नहीं हुआ है। तो कागज़ जारी नहीं हुआ तो तब तक हमारे 7 जनवरी का कार्यक्रम, हमारी लड़ाई जारी है। क्या एथेनॉल फैक्ट्री की इंडिया में ज़रूरत है? मतलब एथेनॉल मिक्सिंग की, ब्लेंडिंग की ज़रूरत है? भाई मैं इस मामले में एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो जिस मामले का मुझे पता नहीं, मैं उस पर ज्ञान नहीं बांट सकता। बहुत बढ़िया। आप 5 साल भादरा के MLA रहे, यहाँ पे आपने कौन से ऐसे कार्य करवाए जो कार्य लोगों को बहुत फ़ायदा देते हैं और आज भी आपको याद किया जाता है? सड़कें बनी खूब, ठीक है, और कॉलेज बने, एग्रीकल्चर कॉलेज जी, ITI कॉलेज जी, गवर्नमेंट कॉलेज जो पहले वसुंधरा के समय स्वीकृत हुआ, तो उसका भवन हमने बनाया जी। 51 स्कूल खोले हैं, कर्मोन्नत करे हमने जी, 51, 27 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जी। 9 स्कूल ऐसे जो वसुंधरा सरकार ने, पिछली सरकार ने बंद करवा दिए थे, वो वापस खुलवाए। जी। उसके बाद गांव-गांव में कोरोना में मंडियां, जी, दर्जनों मंडियां चलाई। जी, नहरों के लिए बजट लेके आए, खाड़ों के लिए बजट लेके आए। सबसे बड़ी बात, मैंने फ़ोन खुला रखा, हाँ, आम आदमी का फ़ोन उठाया। बहुत बढ़िया। फ़ोन अगर अब जैसे आपके पास बैठे इंटरव्यू कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा पाए, गाड़ी में बैठते बैक कॉल करते हैं। बहुत बढ़िया। लोगों को बहुत अच्छा लगा, बराबरी का दर्जा दिया हमने लोगों को, बराबर बिठा करके बात सुनी, तो उससे लोगों को ये अच्छा लगा कि हाँ यार कोई तो है जो राजस्थान की विधानसभा में मजबूती से बोले। विधानसभा में जो चीज़ हमने बोली वो चीज़ एक इबारत की तरह हो गई कि लोग अभी वीडियो उठा करके सुनाते हैं कि ऐसे बोला जाता है। तो ये सारे मजबूत फैसले थे हमारे MLA रहते हुए। उसके बाद सबसे बड़ी मजबूत बात ये थी कि फसल बीमा को लेकर के पूरे देश में सबसे बेस्ट काम हमने करा। और हमारे समय में ये समझो आप, मोटा मोटी 2400 करोड़ रुपए बीमा क्लेम इस तहसील को आया, और ज़िले को 4000 करोड़ रुपए आया। हमारे राजनीति कमज़ोर, जैसे हमारे MLA हटने के बाद यहाँ कोई बड़ा बीमा नहीं बनने वाला, नहीं उसकी कोई पैरवी कर पा रहा है। मौजूदा जनप्रतिनिधि है वो इस मामले में बुरी तरीके से फैल है, फ़ोन उठाने में, बीमा और सिंचाई पानी में पैरवी करने में। मेरे टाइम में सिंचाई पानी में कमी आ जाती, हरियाणा से दिक्कत आ जाती, तो हम हरियाणा तक चले गए, डैम तक चले गए थे हम। एक बार ये कहा कि साहब डैम में पानी नहीं है, मैं तो डैम पर चला गया, चलो जाके देख के आएंगे हमारे हिस्से का कितना पानी पड़ा है।
और कितना पानी हमें मिल सकता है। ये सारी चीज़ें थी जो 5 साल के मजबूत कार्यकाल में रही, और जो भादरा की रिवाज रही आज तक कि यहाँ एक बार एमएलए रहने के बाद उसके वोट घटते हैं। कई लोग तो ऐसे रहे जिनकी हिम्मत ही नहीं हुई दोबारा चुनाव लड़ने, चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं बची भैया, अब एमएलए रह लिए, अगली बार हाथों हाथ चुनाव लड़ लें। पर मेरा भादरा की जनता ने बड़ा मान रखा, बड़ा मेरे काम को पसंद करा। मुझे 1 लाख वोट आए, 1,16,16 वोट आए, मैंने लाख ही मांगे थे। वो कई चीज़ें होती हैं राजनीति में, समीकरण, चुनाव में जरूर हम समीकरणों की वजह से 1132 वोटों से पीछे रह गए, पर लोगों ने भारी मान सम्मान दिया। आज भी बड़ा मजबूती के साथ हमारी बात पर विश्वास रखते हैं। यहाँ किसान भवन में किसान, ये समझो आप 150, 200, 300 किसान डेली आते हैं जी, जिनके केसीसी से संबंधी काम, बैंक से संबंधी काम, बीमा से संबंधी काम या कोई हॉस्पिटल से संबंधी काम, किसान भाई आते हैं, सुनते हैं। इस टर्म के अंदर मतलब आपकी जीत नहीं हो पाई, तो इस टर्म के अंदर कौन सी तो 2-4 कमियां ऐसी रह गई कि वो आप कर लेते, बाद में आपने डिसाइड किया कि वो आप कर लेते तो वापस आप एमएलए बन जाते? नहीं, ऐसी कोई कमी नहीं, जो हम कर लेते तो हम एमएलए बन जाते। या मतलब जनता को कोई ऐसी चीज ना जो ना रह ना, गई, ना, छूट ना गई? चुनाव तो छोटा, 1100 वोटों में कौन क्या चीज छूटेगी? चुनाव तो समीकरण होता है सर। देखो समीकरण होता है, कई बार क्या होता है कि कई लोग इकट्ठे होकर के एक आदमी को देख लें कि यार ये लगातार कंटिन्यू जीत गया तो तुम्हारी राजनीति फेल कर देगा, फेल हो जाए, तो फिर वो लोग इकट्ठे होकर के एक जगह वोट डाल दें। ऐसी बात हो गई। बाकी जनता ने बड़ा भारी सपोर्ट करा और कोई कमी मानी नहीं लोगों ने। कमी मानते ना तो ये हमारी विधानसभा ऐसी सियाणी विधानसभा है, कमी मानते तो ये 10,000 पर ले आते ना। कमी मानी नहीं लोगों ने। ऐसा भारी चुनाव लड़ा, और चुनाव के दिनों में मैं तो आचार संहिता लगी उस दिन खाड़ों का 30-40 खाड़ों का शिलान्यास करके आया, नहर का बजट का शिलान्यास करके आया। 12-1 बजे आचार संहिता लगी, तब तक शिलान्यास करते फिर रहे थे। 12 बजे आचार संहिता लगी, 2 बजे आकर के हमने वो विकास वाले कागज साइड में छोड़े, चुनाव वाले कागजों में लगे, लाख वोट आए। तो ये पूरे 5 साल का था कंटिन्यू काम। उस फ्रेमवर्क को लोगों ने ये माना कि हाँ बलवान ने 5 साल काम करा है। कोरोना में इतना बेहतर काम करा हमने। कोरोना एक खतरनाक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के ऑक्सीजन प्लांट लगाने तक है, और उसके बाद बीपीएचयू लैब बनाई हमने। इसके बाद जो एमएलए लेड से हॉस्पिटल पर कम से कम 1.5 करोड़ रुपए हमने खर्च करे। सीएचसी, जब मैं एमएलए था तो सीएचसी बना था, उस समय सीएचसी में 500-600 ओपीडी थी। जिस दिन मैं हटा 1300, 1400, 1500, 1700 तक ओपीडी चली गई थी। ओपीडी जाने का मतलब ये है कि तुम्हारा सरकारी हॉस्पिटल विश्वास बढ़ा है। तभी तो मैंने उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करवाया। मैंने बताया विधानसभा में, देखो जी हमारे हॉस्पिटल में इतने लोग आने लगे जिनका फेथ बढ़ा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, निःशुल्क दवा योजना, इन सब चीज़ों में लोगों का विश्वास बढ़ा। तो लोग खड़े हुए, लोगों को लगा कि कोई जनप्रतिनिधि है जिसके पास जा करके कहेंगे काम हो जाएगा। आज सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो यही है, मौजूदा जनप्रतिनिधि वो फ़ोन नहीं उठाता, लोगों को विश्वास ही नहीं बचा। लोग ये डीक रहे हैं कि यार 3 साल कब आए। अब 3 साल तो साहब 365 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तब आएंगे, पहले थोड़ी 1000 दिन लगेंगे। सर जो कम्युनिज्म है, जो साम्यवाद है, वो पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर लागू होता है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि पूरे भारतवर्ष में लागू होता है, तो जो ये बड़े घराने हैं तो और या इन लोगों के साथ कैसे समन्वय होगा कि भाई, क्योंकि काम तो हमें जीडीपी तो निकालनी ही पड़ेगी, हम राजस्व घाटा तो हर बार खा नहीं सकेंगे, क्योंकि अगर हमने वेलफेयर स्कीम चला दी, सब लोगों को बेनिफिशियल कर दिया, पैसा तो देश को कमाना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से, एक्सपोर्ट हो, टूरिज़्म हो, जो भी तरीका हो। तो वो अगर मान लो साम्यवाद आ जाता है और आपकी सरकार बनती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है, तो हम लोग कैसे मैनेज करेंगे उस चीज़ को? पहली बात तो जहाँ सरकार चुनी जाती है वहाँ साम्यवाद नहीं आता। आप डिफाइन गलत कर रहे हो जी। जहाँ डेमोक्रेसी वहाँ साम्यवाद नहीं आता जी, कैपिटलिज्म वहाँ। हाँ नहीं, कैपिटलिज्म नहीं है, नहीं तो ये चीज़ें बड़ी हाई लेवल की बात है। साम्यवाद नहीं आ जाता, कैपिटलिज्म नहीं होता। हिंदुस्तान का जो स्ट्रक्चर है, हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, वो न तो साम्यवादी हो सकती है और न ही कैपिटलिज्म की हो सकती है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था थी जी। इसमें जो अगर आज कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में बन जाए, तो जैसे केरल को उभारा है, केरल में अति गरीब लोग थे उनको ऊपर ले आए। जैसे आपने हमेशा सुना भी केरल में शिक्षा सबसे ज्यादा है, बहुत बढ़िया, 99%। आपने कोरोना में सुना कि केरल दुनिया में एक एग्जाम्पल था, कोरोना में केरल। तो वैसे उदाहरण से हिंदुस्तान को उभारा जा सकता है। आप ये कह रहे हो कि साहब जीडीपी पूंजीपति थोड़ी बनाता है यार जी।
ये तो बावड़ी बात है। मैं बताऊं आपको, पैसा तो चाहिए सर, मैं बताऊं आपको, चलाने के पूंजीपति कहां दे रहे हैं पैसा? पैसा तो पूंजीपतियों को हम दे रहे हैं। अरे इस सरकार ने पूंजीपतियों के 25 लाख करोड़ माफ कर दिए। तुम्हारे पास जिस दिन मोदी जी सरकार में आए उस दिन 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज था दुनिया, विश्व बैंक का। दुनिया तुम्हारे में मांगती थी 55 लाख करोड़, आज तुम्हारे में दुनिया मांगती है 200 लाख करोड़। उसमें से आपने 25 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों के एनपीए कर दिए। जो एनपीए पैसा है वो एनपीए पैसे से आप बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा करो ना। कहां जरूरत पड़ेगी आपको पूंजीपति के आगे गिड़गिड़ाने की? सरकार खड़ा करे। लेकिन डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन भी है, जो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है वो पूंजीपतियों आप तो पूंजीपति को दे कितना रहे हो ये देखो ना। तुम कलेक्शन पर आओ, छोड़ो बात है, पहले ये बताओ पूंजीपति को दे क्या रहे हो, वो डाटा बताओ आप मेरे को। पूंजीपति को आप कहां फायदे दे रहे हो? आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे हो कि हम छोटे स्टार्टअप करेंगे। कितने स्टार्टअप लगाए? मेक इन इंडिया में क्या करा है तुमने एक स्टार्टअप लगाने की बात करी प्रधानमंत्री रोजगार योजना में, कितने स्टार्टअप लगाए हैं आपने? आप हनुमानगढ़ जिले के उसमें जाना, आप कार्यालय में, रोजगार कार्यालय में जाना और ये पूछना कि पिछले 10 साल में आपने क्या स्टार्ट करा है और कितने सक्सेसफुल हुए हैं। जबकि तुमने बड़े पूंजीपतियों के लिए क्या क्या दे दिया और तुमने कितनी उनको छूट दे दी। जमीन उनको तुम फ्री में देते हो, बिजली तुम उनको सस्ती देते हो। अच्छा, तुम घर पर सौर ऊर्जा लगाओगे, कुसुम योजना में सौर ऊर्जा लगाओगे, तुम सरकार को बिजली दोगे, सरकार देगी तुम्हें 2 रुपये 85 पैसे। सरकार देगी अगर तुमने खेत में बिजली लगा ली, 2 मेगावाट लगा ली, सरकार देगी आपको 2 रुपये 90 पैसे, 2 रुपये 95 पैसे, 3 रुपये 4 पैसे। वही सरकार पूंजीपति को देगी 6 रुपये, 6.5 रुपये, 7 रुपये। और फिर जब कभी कभी लूट मच जाए, बिजली दबाव आ जाए तो 13 रुपये एक यूनिट के कमा लेगा। ये जो डिफरेंस है उससे तो तुम बड़े पूंजीपति को आज भी फायदा कर रहे हो। लेकिन आधुनिकता तो लेके आनी पड़ेगी ना। आधुनिकता पूंजीपति थोड़ी लेके आएगा, चाइना पूंजीपति लेके आ रहे हैं आधुनिकता। चाइना क्या पता कल क्या करा है चाइना ने, पता है आपको? बताइए। 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की मिसाइल बना रहे हैं। तुम यहां अभी कब्र खोद रहे हो कि इसमें अकबर निकलेगा, इसमें बिरबल निकलेगा, इसमें औरंगजेब निकलेगा। तुम कब्र खोदते फिर रहे हो। तुम ये कह रहे थे हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तुम अभी सांता क्लॉज की दाढ़ी पाड़ने में लगे हुए हो। तुम्हारे से 2 साल आजाद होने के बाद दुनिया में आगे निकल गए, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। अफीमचियों का देश था वो तो। ये सरकार ही पूंजीपति को, एक अलीबाबा कंपनी थी, सुनिए आपने? जैक मा जिसका वो है, अलीबाबा कंपनी को चाइना ने क्यों तबाह करा पता है? उसको 5 साल के लिए अंदर कर दिया था। तबाह किस लिए करा? इसलिए तबाह करा कि वो सरकार के बराबर आके खड़ी नहीं हो जाए। यहां सरकार कंपनियों को सिर्फ मत्थे पर बिठा रही है। ये बुनियादी फर्क है भाई। इस फर्क को समझ के देश को चलाना पड़ेगा। अगर आप ये कहते हो कि साहब तुम्हारी सरकार आ जाए तो तुम घाटे से कैसे उबार सकते हो? हम घाटे से इसलिए उबार सकते हैं कि हम सरकारी ढांचे को मजबूत करेंगे। सरकारी ढांचा मजबूत होगा। आपको पता है जब 2007 में 8 में वैश्विक मंदी आई, वैश्विक मंदी के समय देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा जी, मनमोहन सिंह ने, कि मैं इसलिए मंदी से बच गया, अमेरिका मंदी में डूबी हुई थी, उसने ये कहा कि मैं इसलिए मंदी से बच गया, मैं का मतलब भारत इसलिए मंदी से बच गया कि मेरा सार्वजनिक उपक्रम मजबूत है। आज तुम्हारा सार्वजनिक उपक्रम कमजोर कर लिया तुमने। तुम फौज को ठेके दे रहे हो, तुम फौज में सारा मसला ठेके दे रहे हो, तुम सारा सामान ठेके देने में लगे हुए हो, तो तुम मजबूत बचोगे कहां? तुम्हारा मान लो एक सेट फेल हो गया, तुम्हारा देश खड़ा हो जाएगा सभी जगह। एक सेट फेल हो गया, तुम्हारा एक अडानी फेल हो गया, इसने यहां पैसे उठाए, यहां से पैसे लगा दिए दुनिया के किसी देश में, और वहां ये फेल होकर के खड़ा हो गया, तुम्हारा क्या होगा? तुमने देश में सारी संपदा लुटा रहे हो आप इसको। आपने एयरपोर्ट इनको दे दिए, आपने बंदरगाह इनको दे दिए, सारे के सारे। आप इसको रेल में माल ढुलाई सारी इसके हाथ आ गई। ये पूरी ट्रांसपोर्ट पर कब्जा करना चाहता है, ये पूरे बाजार पर कब्जा करना चाहता है, छोटी छोटी कंपनियां बना करके हर चीज तक जाना चाहता है। तुम्हारे देश के नौनिहाल छोरे क्या करेंगे जो अभी इंजीनियर बन के आ रहे हैं, जो हाथ का कौशल जानते हैं? आप सारा काम उनसे छीन करके एक सेठ को पकड़ा रहे हो, जो सेठ अपना फायदा बढ़ाने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा मानव ऊर्जा काम में लेगा। तुम्हारे इस 145 करोड़ देश को क्या सारे दिन हिंदू मुसलमान करवाते रहोगे? क्या सारे दिन आप उसे ये बहस करवाते रहोगे? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये करवाते रहोगे?
क्या हमारा प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन में आम आदमी का रोल क्या है, प्रोडक्शन जो करने वाली यूनिटें हैं, जो करने वाले लोग हैं, उनको प्रतिदिन श्रम क्या मिलता है, श्रम के बाद उसके बच्चे का शिक्षा कहाँ है, उसके शिक्षा के बाद उस बच्चे का रोजगार कहाँ है, बीमार हो गए तो उसका स्वास्थ्य कहाँ है। लोग जून जून करके बीमार होके मर रहे हैं तुम्हारे इस स्वास्थ्य की वजह से, और तुम्हारी स्वास्थ्य की सारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। एक के घर में कैंसर घुस जाए 20 साल वो घर फैल हो जाता है। क्या तुम्हारे लिए संकट नहीं है? ये सारी चीजें हैं जो देखने वाली हैं, करने वाली हैं। जब सोचते हैं ना तो बाल खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर देश जा कहाँ रहा है। आज 145 करोड़ का देश, जिसको प्रोडक्शन में लगाने की बजाय फफूंदों में लगाया जा रहा है। सारे दिन टेलीविजन बैठ करके बकवास करता है। टीवी में कोई कहने वाला नहीं कि भाई तू क्या बकवास कर रहा है। तर्कहीन बात करते हैं, तथ्यहीन बात करते हैं, बिना काम की झूठी बात करते हैं। जब जिस दिन नोटबंदी आई, इतनी बकवास करी एक चैनल पर कि ये इसमें चिप लगेगी, 200 फीट नीचे गाड़ दोगे तो भी इसमें से बता देगा कि ये नोट कहाँ पड़ा है। ऐसी बाह्यत बात इस देश को सुनाई गई, और वो नोट तुम चला नहीं पाए। शर्म तुम्हारी है नहीं कि तुम ये माफी नहीं मांग सकते देश से कि वो नोट जो हमने चलाया था वो नोट हम बंद कर रहे हैं और देश से माफी चाहते हैं। कितने लोग मरे थे नोटबंदी में लाइन में? तुम मौतों के सौदागर बने बैठे हो और ये कह रहे हो कि साहब पूंजीपति देश चलाएगा। नहीं चलाएगा पूंजीपति, देश चलाएगा देश की सरकार, और देश की सरकार करेगी देश की जनता के पक्ष में फैसला, तब ये देश आगे बढ़ेगा। ये अडानी से, अंबानी से, टाटा से, बिरला से देश आगे नहीं बढ़ेगा। सर, हर देश में एक दो कोई ना कोई बड़ा आदमी होता ही है। नहीं, जो देश होते हैं लोकतांत्रिक, जहाँ सरकार सब कुछ होती है, वहाँ कोई बड़ा आदमी नहीं होना चाहिए। वहाँ पे होते हैं, पाड़े हैं, गलत करें ना, नहीं होना चाहिए। हमारा मानना ये है। अगर इक्वलिटी नहीं लाएंगे हम तो सरकार और सरकार नाम की चिड़ी पर हमें विश्वास ही नहीं। इक्वलिटी की बात करो, इक्वलिटी जहाँ आएगी। आप जाइए ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री आपको सफर करता मिल जाएगा, इसलिए कि वहाँ उन्होंने ये सिस्टम डेवलप करा है। सिस्टम ये डेवलप करा है कि लोगों की चिंता सरकार को है। आप दुनिया के बहुत सारे ऐसे देशों में जाओ, अरे सऊदी अरब के देशों में चले जाओ, वहाँ आपको वजीर ऐसा नहीं मिलेगा जिस वजीर की ऐसी चौधर चलती हो कि वो अकेला ही दस्तखत कर रहा है, देश को हाँक रहा है। कानून कायदे से देश चलेगा भाई, संविधान से देश चलेगा। ये तो बात ठीक है आपकी कानून की, लेकिन कानून की बात अगर हम लोग, आप चाइना, सऊदी अरब की बात करते हो, उनके ओपोजिशन के नेता गायब हो जाते हैं सर। उनके अरे वहां तो घोषित ही है, ओपोजिशन है ही नहीं, है ही नहीं, घोषित है। तुम्हारे यहाँ ओपोजिशन के नेताओं को जलील कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, झूठी जेलों में डाल रहे हैं, झूठी ईडी के मुद्दे। परसों वो एक साल परेशान करने के बाद उसने ये कह दिया ईडी ने कि हमारे पास तो कोई कागज ही नहीं है। क्या आपको किसी को बदनाम करने की? अच्छा कि उसने फलाने ने ये करा था, फलानी सरकार ने, तो तुम 75 साल बाद तुम भी यही करोगे? तो डेमोक्रेसी मजबूत कहाँ हो रही है? कमजोर हो रही है ना। दूसरे देशों का भी यही हाल है भाई। पाकिस्तान का बुरा हाल है तो तुम हिंदुस्तान में कड़ाई थोड़ी कर लोगे। पाकिस्तान का बुरा हाल है तो हिंदुस्तान में कड़ाई थोड़ी कर लोगे। पाकिस्तान गया गुजरा है, तुम टेलीविजन में सारे दिन पाकिस्तान करोगे क्या? आदर्श कौन होता है? चाइना को बनाइए ना आदर्श, जापान को बनाइए आदर्श उन देशों को बनाइए जो तुम्हारे से आगे निकल गए। तुम पीछे वाले की कंपैरिजन करके, टैल की कंपैरिजन करके कैसे आगे पहुंच जाओगे? आगे वाला जो ऊंची सीढ़ी पर है उसको पकड़ करके उससे आगे निकलेंगे तो देश आगे निकलेगा। आप पाकिस्तान से मुकाबला करेंगे तो सुनो बात है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और ये पास का नेपाल, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका हमारे आदर्श कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उनको आदर्श आप बढ़ा लोगे तो हिंदुस्तान के नौजवान को कहां ले जाओगे? बिल्कुल। फिर वहां तो जैन जी टूट के पड़ी, फिर आगे लोग भी टूट के पड़े। हम ऐसी कोई व्यवस्था नहीं चाहते जिसमें लोगों को ये नौबत ही आए कि लोग अपनी चुनी हुई सरकार को चुनाव से पहले उस पर अविश्वास करें और अविश्वास के किसी सवर को कोई कुचले। सरकार है बेटर करने का प्रयास करती है, अगर बेटर नहीं करती है तो फिर चुनाव में जाएगी, लोग उसको कहेंगे नहीं भाई तू साइड में बैठ जा, तने बढ़िया नहीं करा, हम दूसरा चुनेंगे। कितना बोंडा विकृत रूप होता जा रहा है इस डेमोक्रेसी का। आप देख रहे हैं कि यहाँ धन बल, बाहुबल, नशा, जाति, धर्म, तो इस देश की प्रोग्रेस की आप बात करो, इकोनॉमी की बात करो, दोनों चीज बराबर मत करो। अगर जियो पॉलिटिक्स की बात करें उसमें तो स्ट्रांग हुआ है भारत। कौन सी जियो पॉलिटिक्स? अगर वैश्विक पॉलिटिक्स की बात करें, पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स, भारत का नंबर तो थोड़ा सा। ऑपरेशन सिंदूर में आपके साथ कौन खड़ा था? अगर कह सकते तो रशिया साथ में था। तुम रशिया को कितने दिन पहले तक गालियां निकाल रहे थे? तुम तो यूक्रेन की पंचायती करने की कह रहे थे। हमने तो वहाँ पे निपक्ष रहे थे हम लोग तो।
यूक्रेन की पंचायती करने गए थे तुम तो ये टीवी में दिखा रहे थे कि आज यूक्रेन गए, पंचायती करेंगे, मोदी को बुलाया है। उसमें तो कहीं नहीं हो। ऑपरेशन सिंदूर में तुम्हारी सारी कलई खुल गई, तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा था। एक टपोरी सा देश है, उसके साथ दुनिया खड़ी थी और तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा था। नेपाल ही नहीं खड़ा तुम्हारे, उसने मुंह फेर लिया था। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो तुम्हारे साथ दुनिया की कोई जियोपॉलिटिक्स काम नहीं आई। आज अगर हम बात करें कि साहब यूक्रेन रशिया, फिर तुमने क्या पंचायती के झंडे गाड़ दिए भाई? क्या कर दिया तुमने? सल्टा दी। फिर तुम्हारा रशिया में छोरा मर गया अभी, बीकानेर का अजय, गया था खाने कमाने के लिए, पढ़ने के लिए, और जबरदस्ती फौज में भर्ती करे मार दिया। क्या एक बेटे की कीमत कोई चुका सकता है? एक ही था। उसमें सरकार की क्या गलती है सरकार की गलती। आप लोग होते तो क्या कर लेते? सरकार, हम होते, रशिया से हमारे इतने बेहतर संबंध होते कि उस छोरे ने जिस दिन कहा, उसी दिन हमारी उसी दिन एम्बेसी वहां से बात करके उस छोरे को निकाल देती। हमारे रशिया से बेहतर संबंध। आपको पता है हिसार में जो एग्रीकल्चर फार्म है वो किसकी मदद से बना हुआ है? किसकी मदद से बना? आपको पता है सूरतगढ़ का फार्म किसकी मदद से बना हुआ है? किसकी मदद से? आपको पता है देश में 70 फार्म ऐसे थे जहां से उन्नत खाद, बीज, पेस्टिसाइड तैयार करे गए थे। किसकी मदद से थे? अमेरिका के साथ? ना, बहुत गलत फहमी में हो। रशिया के साथ। जब हिंदुस्तान में हरित क्रांति हुई तो आपके साथ रशिया खड़ा था, अमेरिका नहीं था। अमेरिका ने तो तुम्हारों को जलील करा था, ठीक है ना। उन जलील करे हुए लोगों के पास आज भी हम जलील हो रहे हैं। क्या करा अभी मोदी ने, उसने ट्रंप ने आपके साथ? तुम्हारे पर जो उसने टैरिफ लगाई, उस टैरिफ का तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। कहाँ है जियोपॉलिटिक्स में मजबूत? जियोपॉलिटिक्स में फेल हो गए आप। जिस ट्रंप के लिए तुम कह रहे थे 4 दिन पहले, तो आप कह रहे थे वो क्या बनेगी देश की, क्या थी वो, कौन सी हैरिस थी, सुनीता हैरिस, उसके लिए तुम हवन कर रहे थे। और तुम्हें ये लगा कि ट्रंप जीते, फिर तुमने ट्रंप की ताली बजानी शुरू कर दी। और फिर ट्रंप ने उसके बाद तुम्हारे दी फट्टी कि तुम्हारे टैरिफ लगा दी। तो फिर तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं है। अब आप कह रहे हो रशिया हमारा दोस्त है। बड़ी जल्दी पलटी मारे यार। 11 साल में ये तो नहीं बता पाए हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, और हमारी पॉलिटिक्स क्या है। आप इजराइल के साथ हो या फिलिस्तीन के साथ, तय नहीं कर पा रहे। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो भी कहते थे मध्य पूर्व में फिलिस्तीन देश है, वो बहुत पुराना है, और इजराइल को ये कहने का कोई हक नहीं कि फिलिस्तीन देश नहीं है। अटल जी भी ये मानते थे, जबकि वो भी दक्षिणपंथी विचारधारा के मुखिया थे, लेकिन वो मानते थे। तुम तो ये भी नहीं तय कर पा रहे कि इजराइल के साथ हो फिलिस्तीन के साथ। बड़ी लंबी बातें हैं। अब सारी बात ये, मैं तो देश के नौजवान से कहना चाहता हूं कि हर हाथ के काम की मांग करें, और जितनी जिसकी क्षमता है उतना काम मिले, और जिसकी जितनी क्षमता है उतना दाम मिले। ये लड़ाई लड़ो, नहीं तो ये जाति धर्म है। और हमारे रिश्तेदार बहुत मजबूत हैं, इस बात का कुछ नहीं आता। इस बात का कुछ नहीं आता कि हमारी जियोपॉलिटिक्स मजबूत है। हमारी जियोपॉलिटिक्स में आज कुछ भी नहीं है, और हमारा कोई डोर नहीं बचा। हिंदुस्तान जो गुट निरपेक्ष होता था, वो हिंदुस्तान आज नहीं है। आज हिंदुस्तान ऐसी कमजोर स्थिति में है जहां कुछ लोग फैसला कर रहे हैं, देश की सरकारें और देश की डेमोक्रेसी फैसला नहीं कर रही। इस डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए नौजवान को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ व्हाट्सएप के ज्ञान से न पढ़ करके किताबें छानो, समझो, सीखो। गलत तथ्य जो देते हैं, कुतर्क जो लोग करते हैं, उन कुतर्कों को साइड में छोड़ दो, और ये देखो कि देश में प्रतिशोध की राजनीति के बजाय इस देश को आगे बढ़ाने की राजनीति को मजबूत रखा जाए। यही बात। अभी कौन सी ऐसी चीज़ है जो आज ही बंद हो जानी चाहिए सरकार की जो चल रही है? सरकार को झूठ बोलना बंद करना चाहिए। टीवी में जो प्रोपगंडे दिखा रहे हैं पूरे दिन जनता को, पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। और टीवी के तमाम जो चैनलों के मालिक हैं, उन मालिकों को सरकार को विज्ञापन देना बंद कर देना चाहिए, ताकि पता चले उनको कि ये सही दिखा रहे। एक दिन में एक मालिक का विज्ञापन बंद कर देना सरकार, तो अगले दिन वो टीवी के लोग भी जनता में अपने व्यू बढ़ाने के लिए बख्यू दे दें सरकार की। और कई बातें तो सरकार को पता भी नहीं होती है जो लोग कर रहे हैं। जैसे आप हवन की बात कर रहे हो, जैसे कई टीवी चैनल है वो उनके गुण गा रहे हैं, तो वो सरकार को पता भी नहीं होती, वो लोग कर ही जा रहे हैं। आप वो तो गलतफहमी के शिकार हैं मेरे भाई। सरकार का एजेंडा चला रहे हो, पता कैसे नहीं होती है? सुनीता हैरिस के लिए बीजेपी के लोग टिक्का काटे बैठे हैं, सरकार के बिना ही बैठे हैं। सरकार को पता ही नहीं है।
तो देश के लोग हैं, इन लोगों को पता नहीं है कि तो बीजेपी एक एजेंडे से चल रही है, देश के लोगों से थोड़ी चल रही है अकेले से। देश के लोग, अरे देश के लोगों से बीजेपी चले तो ऐतराज ही कहाँ है? फिर तो कांग्रेस चले जो बीजेपी चले, सीपीएम चले जो बीजेपी चले। अरे एजेंडे से चल रहे हैं, एक से दो ही आदमी चला रहे हैं, दो ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ एक। इतनी स्ट्रॉन्ग बातें हैं, इतनी सारी चीजें हैं, जब भी फिर बाद में देश का युवा क्यों नहीं जाग रहा और देश की जनता क्यों नहीं जाग रही? फिर आप लोगों आजादी की जब लड़ाई चल रही थी, किस नशे के अंदर बिल्ली के आजादी की जब लड़ाई चल रही थी, कितनी पॉपुलेशन थी देश में? जब अराउंड 25 करोड़ के आसपास। लड़ाई में कितने लोग गए जेलों में? लड़ाई में तो कुर्बानियां कितने लोगों ने दी? कुर्बानियां काफी लोगों ने दी। कितने लोग जेल में गए? पॉपुलेशन के हिसाब से कितने प्रतिशत थे? पॉपुलेशन के हिसाब से 2 या 3% थे। और कितना बड़ा आंदोलन था 100 साल का, 90 साल का। 1857 के बाद 90 साल लोग लड़े, है ना? 90 साल। इस देश में सरकारें बढ़ती बिगड़ती हैं। एक बार एक सरकार बनी और बिगड़ गई, जब उसका कुरूप चेहरा सामने आता है तो लोग खड़े होंगे। मैं अभी टीबी फैक्ट्री आंदोलन का जो आपने बात करी थी, मुझे नहीं पता था कि लोग इतने गुस्से में। और जिस दिन मोदी 3 काले कानून लाए, मैं राजस्थान की विधानसभा में था, मोदी के लोग ये कह रहे थे कि मोदी जो कह करता है वापस नहीं होता। लोगों ने पोरली बना के मोदी के माथे पर मार दी किसानों ने। 13 महीने में उखाड़ फेंका उसके कानून को। कौन कह रहा है खड़े नहीं हो रहे लोग? हिंदुस्तान की जनता कब करवट ले ले? मैं तो ये कह रहा हूँ, हिंदुस्तान की जनता खड़ी हो जाएगी। खड़ी होने के बाद टाइम थोड़ी लगेगा। आपके क्या रोड मैप है अब? हम तो राजनीतिक आदमी हैं। हम तो राजनीति में वो बात कर रहे हैं जो बात जनता को अच्छी लगे और जनता के लिए सही है। जनता को अच्छी, तो अगर छोटी राजनीति करें, चिप राजनीति करें, तो जाति धर्म की बात अच्छी लगती है। हम उसकी बजाय मुद्दे की बात करते हैं। 25 सालों की इसलिए सिर्फ एमएलए ही बन पाए। लोग चाहते वैसे करते तो पता नहीं क्या बन जाते, लेकिन टिकते कितने दिन। अब मैं कह रहा हूं आपको, अब जैसे अरावली के आंदोलन के लिए एकदम लोग खड़े हुए हैं, ऐसे लोग खड़े होंगे और दिल्ली की चूड़ें हिला देंगे। अरावली के आंदोलन की बात करें, कितने दिनों से तो खनन हो रहा है, इतने लोगों को बोला नहीं, घर में संगमरमर लगवाना है लोगों ने। बहुत छोटी बात है ये। नहीं, मैं उस पे मैं बहुत छोटी बात मानता हूँ। संगमरमर जो पत्थर है ना, वो अरावली से नहीं निकल रहा, वो तो जमीन से निकल रहा है। जमीन से निकल रहा है। नीचे वाली अरावली है वो, जो सरकार ने फैसला दिया, ऊपर वाली अरावली का दिया है। चलो मैं बात मान गया। सुनो बात, मैं आपके फैसले से सहमत हूँ कि भाई 100 मीटर का ये बहुत ही गलत जुडिशरी आई है, मैं बात मानता हूँ, लेकिन लोगों का कोई स्टैंड नहीं है। ना स्टैंड है, बड़ा मजबूत स्टैंड है। लोग इतनी मजबूती से खड़े हुए हैं अरावली के लिए। और मैं बता रहा हूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट खुद कहेगा, सरकार खुद जाएगी। फिर अभी तो सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति दी है कि अरावली को कोई नहीं छेड़ेगा, अरावली का कुछ नहीं होगा, अरावली की कोई चिरपटी नहीं उतारेगा। ये प्रेस नोट है, न की कोई ऑर्डिनेंस, और न की सरकार में एफिडेविट, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट, और न ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बदला है। इसलिए लड़ाई जारी है और ऐसी मजबूत लड़ाई लड़ेंगे लोग, आप देखते रह जाओ। आप खुद कहोगे, अगर जितना लेट करेगी भारतीय जनता पार्टी, यह अरावली उखाड़ के फेंक देगी। केंद्र की सरकार में भी बीजेपी है और आपके राज्य की सरकार में भी बीजेपी है, तो कौन सी ऐसी स्कीम्स या कोई भी अच्छी बात जो आपको ठीक लग रही है कि भाई वो ठीक कर रहे हैं? कोई भी ऐसी बात? भाई जी 2 साल में हमारी सरकार की तो मानो कोई बात शोर की लगी हो नहीं। हमारे तो मुख्यमंत्री ने तार खाओ को उठा, हमारे मुख्यमंत्री ने ठाक होनी 23 है 25 है, मदन लाल टिप्पा मारा है। मान लो मुख्यमंत्री तुम्हारे टिप्पा, और प्रधानमंत्री जी बोल रहे रहा चल रहे कुरा है, बोल लेंगा तो मैं किसाना की आमदनी दुगनी कर दूंगा। और आमदनी की हालत आए कि महाराष्ट्र को आंकड़ो आए, आत्महत्या का आंकड़ा बंद कर दिया 2019 में बताना कितना किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र को 1 लाख को आंकड़ो आए 750 किसानों को 1 महीने में। देश में किसान है, खाद खातर है, बीज खातर है, और फसलां है बेचाण खातर त्राई माम कर रहे हुए। मैं हरियाणा की बात करूं, सारे हरियो भरियो प्रदेश हरियाणा 2 लाख हेक्टेयर जमीन पानी में डूब गई गलड़ी फसल में, 1 रुपयो मुआवजो कौन दियो।
एक रुपयो घोषणा कौन करी। तो के तो प्रधानमंत्री आ उम्मीद करा कभी किसाना खातर की करता होगा। आज भी 57% हिस्सो किसाना को है। बिल्कुल। आज भी कोरोना में ओ कहे गए हो कि अगर देश की जीडीपी ने बचाइए तो खेती बचाइए, लेकिन खेती बचाने में कौन ला रहा, खेती ने बर्बाद करने में लग रहे। किस तरह एक किसान है, जैसे किसान तो अपना बेचारा फसल का पैसा निकल जाए वो ही बहुत कम है, और जो मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है, जैसे 10 रुपये बेच दिया कुछ, मार्केट में ट्रेडिंग 15 रुपये में हो रही है, कैसे बराबर हो सकता है ये सामान? क्या इसके लिए खेती पर लागत घटे। बिजली फ्री दे दो, फ्री बीज नहीं, लागत घटे, बिजली, खाद, बीज, पेस्टिसाइड, डीजल, लागत घटे, किसान बर्बाद नहीं होगा। लागत इतनी ज्यादा आ रही है, आपके दिक्कत है कि तुम दलहन का भाव नहीं बढ़ा सकते, तो दलहन पैदा करने में लागत घटाइए ना। नंबर 2 बात कि आप मंडी में उसका सामान खरीदिए। आप ये कह रहे हो साहब किसान का माल नहीं खरीदेंगे, 100 बोरी पैदा करा उसने, तुम 25 ही खरीदोगे। 23 दिल्ली से तुमने 25 का करा है, उसके बाद तुम्हारे काम शुरू होंगे। ये सूखा है, ये गिल्ला है, ये आला है, ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, ये टेंडर लेट हुआ, ये खरीद लेट शुरू हुई, इस खरीद के बाद ये उठाव नहीं हुआ, ये सारे दांते 25% पर लग रहे हैं। 75% तो तुमने मंडी में बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया। तो जब एक ही सूत्र है सीधा सा, खेती पर लागत घटा दो, जो पैदावार जो तुमने एमएसपी तय करी उस पर खरीदी। जो फ्री बीज है, जो रेवड़ी बांटना है, उसके साथ में समर्थन करता फ्री बीज और रेवड़ी अलग अलग चीज है। नहीं, एक ही सुनो ना, एक चीज नहीं है। फ्री बीज की बात करो आप, ये जो आदान के रूप में बांटते हैं, ये थोड़ी है। मैं इस बीज की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं फ्री बीज जैसे कि तो कौन दे रहा है फ्री बीज, कहाँ मिल रहा है? जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे बिजली है, आप बिजली की बात कर रहे हो, अब कई सरकारें क्या गई, इतनी यूनिट्स फ्री है, ये है, मतलब लोगों में भी और किसानों में भी इसका सपोर्ट कामरेड करते हैं। हाँ करता हूँ मैं। अभी सस्ते का मैंने किस लिए कहा, बीज नरमे का बीज तुम्हारे पास पिछले 5 साल से अपडेट नहीं है। प्रति बीघा 1500, प्रति किलो 1500 रुपए से लेकर के 2500 रुपए किलो है। और उस बीज की तुम्हारी ये गारंटी नहीं कि साहब ये बीज तुम्हारा प्रोडक्शन देगा, क्योंकि अब की बार नरमा खराब हो गया बीज की वजह से, बीटी खराब हो गया। हमारी मांग ये सरकार बीज दे, सरकार बीज दे तो सरकार बीज ऐसा दे जो बीज प्रोडक्शन लेके आए, और सरकार सस्ता दे, सस्ता बाजार में उपलब्ध कराती थी सरकार। आरजीएट एक कपास थी हमारे राजस्थान में, गंगानगर से बढ़ती थी, आरजीएट सरकारी बीज था। आरजीएट लोग दुकान पर लेते डीलरों से, सस्ता मिलता था। 20 मण बिघे की, ये समझो आप 8 कुंटल से 10 कुंटल बिघे की होती थी। आज वो बीज गायब कर दिया। आप ऐसे ऐसे बीज ले आए, बीज के जो फैसले करके, बीज की जो नई नई कंपनियां घुसा करके, मोनसेंटो के दबाव में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दबाव में, अमेरिकन पूंजी के दबाव में तुमने मोनसेंटो हावी कर लिया। ऐसे नकली फर्जी बीज ले आए तुम, ये सारा का सारा कॉटन में ले आए, कॉटन पट्टी में सारा का सारा बीटी बीज ले आए, जिसकी साली खुद की गारंटी नहीं है। वो कौन करेगा? वो सुधार किसान थोड़ी करेगा, सरकार करेगी। उस पर नियंत्रण सरकार करेगी, वो बीज सरकार लेके आएगी। किसान का प्रोडक्शन बढ़िया कैसे हो, सरकार तय करेगी। फिर उसके बाद उस प्रोडक्शन को खरीद लीजिए जो एमएसपी आपने तय कर रखी है। आप कहोगे कि साहब खरीद नहीं पाएंगे, तो भाई तुम्हें फ्री में तो कुछ दे नहीं रहे। आप हमारी गेहूं जितनी पैदा हुई तुम खरीदोगे, उसके बदले का हम गेहूं दे रहे हैं ना आपको। तो तुम ये कह दो कि साहब हमारे पास तो है नहीं, 17 लाख करोड़ रुपए लगेंगे सर 1 साल में। जब तुम्हारे पास पूंजीपति के 25 लाख करोड़ रुपए एनपीए करने के पैसे हैं, वापिस दुखी नहीं आनी, तो तुम्हारे पास 17 लाख करोड़ रुपए वो नहीं है जिससे आप फसल खरीद सको। फिर उसमें आपके खर्च क्या होंगे? हम आपको माल दे रहे हैं बराबर का, वो बाजार में जाएगा, यही नहीं तो हिंदुस्तान में नहीं दुनिया के बाजार में जाएगा। माल तो 17 लाख करोड़ का बराबर माल दे रहे हैं। उसमें आपके रख रखाव में, मेंटेनेंस में, आपके उठाने में और वापस सप्लाई करने में लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ खर्च हो जाएंगे। 15 लाख करोड़ तो आपके पास आएंगे। तुमने उनके बड़े पूंजीपति के 25 लाख करोड़ माफ कर दिए, तुम्हारे पास कुछ नहीं आया वापस। ये फर्क है, इस फर्क को समझिए आप। तो सर ये विचारधारा कैसे आज युवा में पहुंच सकती है? ये आप दिखाना सारे लोगों को। हम तो दिखाएंगे, आप ये बलवान हम तो लगे हुए जितने लोगों को बता पाते हैं बताते ही। तो सर आपका एक कोई ऐसा विजन जो आप चाहते हो, लॉन्ग टर्म विजन जो आप चाहते हो,
तो वो आप एक बार जनता को बताओ सर। देश में ऐसी सरकार चुने जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जो सरकार लोगों के लिए क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी कायम करे। ऐसे जनप्रतिनिधि चुनो जी जो जनता के प्रति ऋणी हो और जनता के प्रति जवाबदेही हो। यही संदेश है, यही राजनीति को मजबूत करेंगे। जी लोगों से ज़्यादा ये बात है कि राजनीति में सक्रिय हो। राजनीति जब तक लोग नहीं समझेंगे, राजनीति नहीं करेंगे, देश का एक एक नागरिक राजनीति नहीं समझेगा, राजनीति करेगा नहीं, तो वो न तो सरकार से फायदा ले पाएगा और नए ढंग से सरकार चुन पाएगा। आने वाले समय में आपके फ्यूचर प्लान? जनता के मुद्दों पर संघर्ष जारी रखना। अगर आप पॉलिटिशियन नहीं होते तो क्या होते? मैं पॉलिटिशियन नहीं होता तो मैं किसान ही होता। किसान होते। बहुत बहुत धन्यवाद बलवान सिंह पूनिया जी, आपका गल्ला ते गुफ्तगू में अपना समय देने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।